न्यू क्रिटिसिज्म। I.A. रिचर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड, उन्होंने फ़र्क बताया है द इमोटिव लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, भावना प्रधान भाषा पोइट्री की, फ्रॉम द रेफरेंशियल लैंग्वेज, जो साइंटिफिक भाषा है, ऑफ नॉन लिटरेरी डिसिप्लिन्स। नॉन लिटरेरी जो गैर साहित्यिक भाषा है, जैसे वैज्ञानिक लेख वगैरह की भाषा। ही एडवोकेटेड, उन्होंने सपोर्ट किया, अ क्लोज रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स, उन्होंने पक्ष लिया कि साहित्यिक रचनाओं को बारीकी से पढ़ा जाए। वर्ड, एक शब्द दूसरा शब्द तीसरा शब्द जोड़ जोड़ कर अर्थ निकालो। द प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग, बारीकी से पढ़ने का जो तरीका था, वॉज सेंसिटिव टू द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, क्योंकि साहित्य की भाषा अलंकृत होती है, इसलिए बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है। और उसी संदर्भ में फिर आगे जाकर विलियम एम्सन कहेंगे, क्योंकि अलंकृत भाषा है तो अलंकार प्रस्तुत करते हैं कुछ गठाने साहित्यिक रचना के अंदर, पोइट्री के अंदर, तो हम पढ़ते हैं तो कहीं आके अटक जाते हैं, ज़्यादातर किसी अलंकार पर आकर अटक जाएंगे। विलियम हिमसेल्फ वॉज नॉट अ न्यू क्रिटिक यूं तो, बट वे शिष्य थे आई.ए. रिचर्ड्स के। बट ही प्रोड्यूस्ड अ बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930 में, विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन न्यू क्रिटिसिज्म, इसलिए उनका नाम भी जोड़ा जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्ट्रेस ऑन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी, गठाने जो टेक्स्ट के अंदर आती हैं अलंकारों की वजह से, और ये बहुत ज़रूरी होता है अलंकृत भाषा हो पोइट्री की और आसानी से समझ में नहीं आए, एज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री। पोइट्री के लिए ऐसे अलंकार ज़रूरी हैं। Therefore his name figures in the list of new critics. इस एक किताब की वजह से उनका नाम भी न्यू क्रिटिक्स के लिस्ट में आता है। न्यू क्रिटिसिज्म वॉज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थियोरी, या जो रशिया में स्टार्ट होके फिर अमेरिका में आया, फिर इंग्लैंड में भी, दैट डोमिनेटेड American literary criticism in the middle of the 20th century. स्टार्ट रशिया में हुआ है, फिर अमेरिका आया। कुछ लोग रशिया से क्रांति के दौरान भागकर अमेरिका भी आकर बस गए। These critics, और बाकी इंग्लिश तो हैं, these critics consider texts as autonomous, टेक्स्ट अपने आप में पूर्ण है, एंड क्लोज्ड इन मीनिंग, जितना तुम्हें मीनिंग निकालना है टेक्स्ट के अंदर से निकालो, ना तो टेक्स्ट के राइटर की तरफ जाओ ना टेक्स्ट के रीडर की तरफ जाओ, केवल टेक्स्ट तक सीमित रहो। क्लोज्ड इन मीनिंग, देश से इन लोगों का कहना है, न्यू क्रिटिसिज्म वालों का, दैट एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, किसी भी रचना को समझने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, इज़ प्रेजेंट विद इन द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के अंदर ही मौजूद है। द रीडर डज नॉट नीड आउटसाइड सोर्सेस, रीडर को बाहरी राइटर के बारे में, राइटर की लाइफ क्या थी, राइटर ने क्या सोच कर लिखा, ये सब नहीं चाहिए, न रीडर क्या मतलब निकालता है ये भी नहीं चाहिए। सच एज द ऑथर्स बायोग्राफी एट्सेट्रा, लेखक की जीवनी वगैरह अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं टू फुल्ली अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को समझने के लिए। रादर, बल्कि दे
पेड क्लोज अटेंशन, वे बहुत बारीकी से ध्यान देते थे, टू लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर, आयरनी, टेंशन एंड पैराडॉक्स, ऐसे टर्म्स को महत्व देते थे। द की टर्म टेंशन, न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ टर्म है, इज एसोसिएटेड विथ एलन टेट। ये हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स में ये टेंशन क्या है, लिटरेरी टेंशन, ये सब हम बाद में समझेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी। द फ्यूजिटिव्स वॉज अ लिटररी मूवमेंट, ये एक साहित्यिक अभियान था, लेड बाय जॉन क्रो रैंसम, लीडर थे जॉन क्रो रैंसम। अन्य फ्यूजिटिव्स कौन थे? भगौड़े। अदर फ्यूजिटिव्स इंक्लूडेड एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरन, etc. The movement took its name from a literary magazine, The Fugitive. Fugitive नाम का एक साहित्यिक जर्नल भी था, published from 1922 to 1925, 1922 से 1925 तक ये छपा है। क्या मांग थी इन फ्यूजिटिव्स की? द फ्यूजिटिव्स, भगौड़े, कॉल्ड फॉर अ रिटर्न, के वापस लौट चलो लोक संस्कृति तक, टू द फोक वेज, लोक जीवन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति और परंपराएं ग्रामीण अमेरिका की, ऑफ द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, विच इन स्पाइट ऑफ इट्स रिच फोक वेज, इतनी शानदार उनकी ग्रामीण संस्कृति थी, लोक संस्कृति थी, हैड द अनफेयर रेप्यूटेशन, पर एक बड़ा अन्याय था अमेरिका के साथ, इतनी रिच संस्कृति होते हुए भी ऐसा कहा जाता था जैसे सांस्कृतिक स्तर पर अमेरिका एक रेगिस्तान है। अनफेयर रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अ कल्चरल डेजर्ट ऑफ प्रोविंशियलिज्म एंड इग्नोरेंस, ये तो अज्ञानता का क्षेत्र है, क्षेत्रवाद का क्षेत्र है, संस्कृति नाम की चीज़ कोई है ही नहीं यहाँ। जॉन क्रो रैंसम edited the poetry magazine Fugitive from 1922 to 1925. Other journals, अन्य पत्रिकाएं, associated with new criticism such as the Southern Review, ये recently पूछा था कभी, edited by Robert Penn Warren and Clent Brooks, साथ ही द केनियन रिव्यू, KENYAN, द केनियन रिव्यू, रन बाय रैंसम, जॉन क्रो रैंसम। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, द टर्म्स एफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी, ये याद रखिए, रचना पर जोर देंगे न्यू क्रिटिक्स। इंटेंशनल फैलेसी, अगर कोई क्रिटिक या पाठक ये जानना चाहता है कि राइटर का इंटेंशन क्या था और क्या ये रचना राइटर के इंटेंशन को समझने में सफल हुई, तो वो क्रिटिक एक बहुत बड़ी गलती करेगा जिसका नाम है इंटेंशनल फैलेसी। दूसरा, अगर कोई क्रिटिक ये देखता है कि ये जो रचना है इसका इमोशनली पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ा, तो वो एफेक्टिव फैलेसी, एफेक्टिव भावना प्रधान। तो कारण, टेक्स्ट का कारण है राइटर, टेक्स्ट का परिणाम है पाठक, जहाँ तक वो जाएगी। इंटेंशनल फैलेसी कारण राइटर से जुड़ी है और गलत बताती है कि राइटर के जीवन वगैरह से मतलब ही नहीं होना चाहिए, केवल टेक्स्ट तक रहो। और एफेक्टिव फैलेसी रीडर तक जाना गलत बताती है कि वहाँ तक जाओ ही मत, कि उनके ऊपर भावनात्मक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। आप तो केवल टेक्स्ट को देखो, क्लोज रीडिंग करो, एक एक शब्द पढ़ो और देखो क्या मतलब निकालते हो।
विम्सैट एंड बियर्ड्सले नाम के दो लोगों ने मिलकर ये लिखा है। अकॉर्डिंग टू विम्सैट एंड बियर्ड्सले, द एफेक्टिव फैलेसी अकर्स, एफेक्टिव फैलेसी तब हो जाती है when we attempt to interpret a poem, जब हम किसी पोएम की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, through recourse to the emotions produced in the reader or hearer. Result, पाठक ही रिजल्ट है, राइटर इस ओर है, पाठक इस ओर है, बीच में टेक्स्ट है। राइटर कॉज या कारण है, रीडर रिजल्ट या परिणाम है। अगर कोई क्रिटिक कॉज तक जाता है तो इसका मतलब वो राइटर तक जा रहा है और वो इंटेंशनल फैलेसी कर रहा है। राइटर तक तो जाना ही नहीं है, केवल टेक्स्ट तक रहो। और अगर कोई क्रिटिक रिजल्ट तक जाता है, रीडर तक जाता है, तो एफेक्टिव फैलेसी कर रहा है कि पढ़कर भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ा राइटर के रीडर्स के ऊपर, ये एफेक्टिव फैलेसी। और राइटर ने क्या इंटेंशन रख कर लिखा, वो इंटेंशनल फैलेसी। जस्ट एज द इंटेंशनल फैलेसी इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स ओरिजिन्स, कारण, ओरिजिन किसने किया, राइटर ने, उसी तरह से सो ऑल्सो द एफेक्टिव फैलेसी इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट्स। कारण, वो परिणाम, पाठक, वो भी गलत, कारण भी गलत, राइटर, परिणाम भी गलत, रीडर। द आउटकम ऑफ आइदर फैलेसी, दोनों फैलेसी का जो रिजल्ट है, इज दैट, ये है कि द पोएम इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिकल जजमेंट टेंड्स टू डिसअपियर। पोएम या टेक्स्ट तो गया, आप राइटर और रीडर में घुस गए, टेक्स्ट को तो एक तरफ रख दिया, ये गलत हो जाता है न्यू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसलिए इंटेंशनल फैलेसी गड़बड़ी, एफेक्टिव फैलेसी गड़बड़ी, ये दोनों गड़बड़ तरीके हैं टेक्स्ट को पढ़ने का। क्लोज रीडिंग ही सही तरीका है।